कराची में पैदा हुईं। आपने अपनी तालीम बांद्रा कॉन्वेंट मुंबई से हासिल की। 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में दाखिला लिया और 1923 में डेंटल सर्जन की डिग्री ली। कुछ अरसा प्रैक्टिस की मगर भाई की सियासी मुआवनत के लिए प्रैक्टिस छोड़ दी। आप हमेशा अपने भाई की सियासी ज़िंदगी में मावन और मुशीर रहीं, हत्ता कि लंदन गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कायद के साथ थीं। आप बॉम्बे मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की मेंबर भी थीं। करारदाद लाहौर 1940 के बाद कायद आज़म की सेहत ख़राब रहने लगी। आप कायद की सेहत की वजह से बहुत परेशान थीं। पाकिस्तान बनने के बाद आप कायद के साथ कराची आ गईं और महाजरीन के लिए वुमेन रिलीफ कमेटी कायम की। आप कायद की रोज़ बरोज़ बिगड़ती सेहत पर बहुत परेशान थीं। पाकिस्तान की नई बनने वाली हुकूमत को भी कायद की सेहत से कोई सरोकार न था। आप अपनी किताब में बताती हैं, जुलाई के इख्तिताम पे वज़ीर आज़म लियाकत अली बगैर किसी इतला के ज़ियारत रेजिडेंसी कायद को देखने आए और डॉक्टर इलाही बख्श से कायद की बीमारी बारे पूछा। डॉक्टर ने बताने से इनकार किया कि मरीज़ और डॉक्टर का मामला है। मैंने कायद को लियाकत अली के आने की इतला दी। इस पर कायद ने कहा, फाती जानती हो ये क्यों आया है? मैंने कहा नहीं। कायद ने कहा, ये जानना चाहता है कि मैं कितना ज़्यादा बीमार हूँ और कब तक ज़िंदा रहूँगा। लियाकत अली ने कायद से मुलाकात की और मुलाकात के बाद डिनर पे अजीब रवैया अपनाया। वो बहुत खुश लग रहा था और लतीफ़े सुना रहा था और मैं भाई की सेहत बारे सोच कर कांप रही थी। फातिमा जना अपनी किताब में मजीद बताती हैं, 11 सितंबर को जब कायद को कोयटा से कराची जहाज़ में लाया गया, जहाज़ माड़ीपुर एयरपोर्ट पर 4:15 पर लैंड कर गया। कायद का इस्तकबाल करने कोई नहीं आया था, सिर्फ कायद का मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल जेफरे खड़ा था। कायद को स्ट्रेचर पर डालकर जहाज़ से एक पुरानी फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। हमने गवर्नर जनरल हाउस जाना था। जब हमने 4 मील का ही फासला तय किया था तो इंजन के जैसे खांसने की आवाज़ आई हो और एम्बुलेंस बंद हो गई। क्या हुआ? पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। अब हम दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे थे। गर्मी की वजह से कायद का जिस्म तप रहा था। मक्खियाँ कायद के चेहरे पे भिन बना रही थीं। कायद के हाथों में उनको हटाने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। कीमती वक्त ज़ाया हो चुका था। आखिर नई एम्बुलेंस आई और कायद को स्ट्रेचर के ज़रिए मुंतकिल किया गया। 6:10 पर यानी 2 घंटे बाद हम गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। उसी रात 10:20 पर कायदे आज़म चले गए, शायद आराम करने। कौम यतीम हो गई। फातिमा जना की दुनिया ही उजड़ गई। फातिमा जना तन्हा रह गई। कायद की मौत के बाद मादरे मिल्लत को रेडियो पर बैन कर दिया गया। उन्हें कायद की बरसी पर भी बोलने की इजाज़त नहीं थी। लियाकत हुकूमत जाने क्यों खौफजदा थी, शायद कुछ बेनकाब होने से। कायद की बहन अपने घर में गोशा नशीन हो चुकी थी, हुकूमत के कड़े पहरे में। 1951 को डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान ज़ैड बुखारी फातिमा जना के घर आया और कायद की आने वाली बरसी पर तकरीर रिकॉर्ड करने को कहा। मादरे मिल्लत ने तकरीर रिकॉर्ड कर दी। रिकॉर्डिंग सुनने पर ज़ैड बुखारी परेशान हो गया और तकरीर का कुछ हिस्सा काटने को कहा। मादरे मिल्लत ने कहा, कटिंग नहीं हो गई, बेशक तुम तकरीर ना चलाओ। इस पर वो रिकॉर्डिंग लेकर चला गया। रेडियो पाकिस्तान ने मादरे मिल्लत की तकरीर चलाई मगर सेंसर करने के बाद। शायद लियाकत हुकूमत सच बेनकाब होने से खौफजदा थी। मादरे मिल्लत ने 1965 तक अमली सियासत से दूरी इख्तियार की और गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजारी। अब मुल्क में अयूबी मार्शल लॉ का दौर है। सियासी कुव्वतें बिलखसूस मशरकी पाकिस्तान मार्शल लॉ से तंग है। अयूब एबडो काले कानून के जरिए तकरीबन पूरी सियासी लीडरशिप को नाअहल कर चुका था, बिलखसूस मशरकी पाकिस्तान की लीडरशिप। अयूब खान इलेक्शन कराने का ऐलान करता है। इलेक्शन जनवरी 1965 में होंगे। अयूब खान के खिलाफ 5 अपोजिशन पार्टियां इत्तेहाद का ऐलान करती हैं। कंबाइंड अपोजिशन पार्टी COP के नाम से इत्तेहाद बन जाता है। इस अपोजिशन इत्तेहाद में मुल्क के सब सूबों की नुमाइंदगी है और अजीम सियासी लीडर इसमें शामिल हैं। इस इत्तेहाद में मौलाना भाषानी की नेशनल अवामी पार्टी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसल, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी और नेशनल अवामी पार्टी वली खान ग्रुप शामिल था। वली खान ने अपोजिशन इत्तेहाद को मशवरा दिया कि अगर अयूब का इलेक्शन में कोई मुकाबला कर सकता है तो कायदे आज़म की बहन फातिमा जना। सियासी लीडरों ने मादरे मिल्लत से अपोजिशन पार्टियों को लीड करने की दरख्वास्त की। आपने कबूल कर ली और इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया। आप जहां भी जलसा या रैली करती, अवाम दीवानावार आते। वो फातिमा जना की शक्ल में कायदे आज़म को देख रहे थे। मशरकी पाकिस्तान के लोग आपको मसीहा समझते थे। आपके ढाका के जलसा में 2.5 लाख लोग आए। आपने ट्रेन पर इलेक्शन कैंपेन की। ट्रेन का नाम फ्रीडम स्पेशल ट्रेन था। आपकी ट्रेन 22 घंटे लेट हो गई क्योंकि हर स्टेशन पर लोग इमरजेंसी ब्रेक खींच देते थे। हर स्टेशन एक जलसा गाह थी।
لوگ آپ کو سننا چاہتے تھے۔ گھروں کی چھتیں اور اسٹیشن لوگوں سے بھرے تھے۔ پورا مشرقی پاکستان باہر آ گیا تھا۔ ڈھاکہ سے چٹاگانگ جاتے ہوئے آپ نے کہا، اگر میں صدر منتخب ہوئی تو ڈائریکٹ ووٹ کو بحال کر دوں گی۔ ایک اور جلسہ میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی۔ اس دور میں نگران حکومت، آزاد عدلیہ، متحرک میڈیا اور سوشل میڈیا کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ایوب خان صدر کی کرسی پر بیٹھ کر صدر کا الیکشن لڑ رہا تھا۔ تو ایوب خان نے پری پول ریگنگ، پولنگ ڈے ریگنگ اور پوسٹ پولنگ ریگنگ سب کی، اور اپنے سرکاری وسائل کا بے پناہ ناجائز استعمال کیا۔ ایوب خان نے الیکشن جیتنے کے لیے شرمناک ہتھ کنڈے اپنائے۔ ایوب خان نے مولویوں سے فاطمہ جناح کے خلاف فتویٰ بھی لیا کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی، اور فاطمہ جناح کو غدار تک قرار دے دیا۔ اور پھر الیکشن کا نتیجہ آ گیا۔ بے انتہا دھاندلی کے باوجود پاپولر ووٹ آپ جیت چکی تھی، مگر الیکٹرول کالج کے مطابق آپ کو ہرا دیا گیا، اور ڈکٹیٹر ایوب خان جیت گیا، مگر پاکستان ہار گیا۔ شاید اسی دن پاکستان بنگال کو ہار گیا، چونکہ اپوزیشن سیاسی پارٹیوں میں شیخ مجیب الرحمان اور مولانا باشانی دونوں شامل تھے، اور جمہوریت کے ساتھ ہونے والے اس تماشے کے گواہ بھی تھے اور متاثرین بھی تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اس رویے پر اب بنگالیوں کو یہ یقین ہو چکا تھا، اگر اسٹیبلشمنٹ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو اقتدار نہیں دے سکتی تو بنگالیوں کو کبھی بھی نہیں دے گی۔ اگر اس الیکشن میں فاطمہ جناح کے ساتھ دھاندلی نہ ہوتی تو بنگلہ دیش کبھی نہ بنتا۔ 8 جولائی 1967 کو مادر ملت ایک شادی میں شرکت کے بعد حشاش بشاش گھر واپس آتی ہیں اور معمول کے مطابق سو جاتی ہیں۔ صبح جب ملازم معمول کے مطابق آپ کے گھر آتا ہے تو معمول کے مطابق چابیاں اوپر سے نہیں پھینکی جاتی اور دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھولا جاتا۔ دروازہ توڑ کر جب لوگ اندر جاتے ہیں تو مادر ملت کو بستر پر مردہ پاتے ہیں۔ آپ کی گردن پر سرخ رنگ کے نشان تھے، آپ کی رگیں بھی پھولی ہوئی تھی۔ غسل دینے والی عورت بتاتی ہے کہ آپ کے جسم پر بھی تازے زخم کے نشان تھے۔ غسل کے بعد آخری دیدار کی اجازت تک نہیں دی جاتی۔ مادر ملت کی وصیت تھی کہ انہیں قائد اعظم کے ساتھ دفنایا جائے، حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کراچی میں جلاؤ، گھراؤ اور احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ پولیس وحشیانہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرتی ہے۔ کچھ شہادتیں اور کافی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کمشنر کراچی حکومت کو بتاتا ہے کہ اگر فاطمہ جناح کو قائد کے پہلو میں دفن کی اجازت نہ دی گئی تو ملک میں بغاوت ہو جائے گی۔ بادل نوحاستہ ڈکٹیٹر حکومت فاطمہ جناح کو قائد کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ آپ کے جنازے میں 5 لاکھ افراد شرکت کرتے ہیں۔ قوم مادر ملت کو قائد کے پہلو میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ آتی ہے۔ یوں اقتدار کی لالچ ملک و قوم کے ایک اور محسن کو نگل لیتی ہے۔ جانے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔